नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक दस्तावेज है जो एक ऐसी मशीन के बारे में है जो शायद हर साइंस लैब की सबसे जानी पहचानी आवाज है, सेंट्रीफ्यूज। जी हाँ, वो तेज घूमने की जो एक आवाज होती है, ये एक ऐसा उपकरण है जो बाहर से तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली में कमाल का विज्ञान छिपा है, जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही है कि इस मशीन की गहराई में उतरें और समझें कि ये असल में कैसे काम करती है। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसका मुख्य काम तो घुमाना ही है, लेकिन कैसे घुमाना है और उस घुमाव से हासिल क्या करना है, सारा खेल वहीं पर है। अच्छा। तो सेंट्रीफ्यूज का जो मूल सिद्धांत है वो है अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये वही बल है जो हमें महसूस होता है जब कार तेजी से मुड़ती है और हम बाहर की तरफ खींचते हैं। बिल्कुल वही। अब कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ट्यूब में कोई मिश्रण है, जैसे पानी में मिली हुई मिट्टी। सेंट्रीफ्यूज उसी खिंचाव वाले बल का इस्तेमाल करके मिश्रण में मौजूद भारी कणों को यानी मिट्टी को ट्यूब के भारी किनारे की ओर धकेलता है, जिससे वो हल्के तरल मतलब पानी से अलग हो जाते हैं। एकदम सही। ये प्रक्रिया प्रकृति में भी होती है, जिसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूज बस गुरुत्वाकर्षण के इस काम को हजारों गुना तेज कर देता है। अच्छा, तो ये एक तरह से आर्टिफिशियल सुपरग्रेविटी बना देता है। दस्तावेज में दो मुख्य तरह के रोटरों का जिक्र है। एक है स्विंग आउट हेड और दूसरा है एंगल हेड। और सुनने में तो बस डिजाइन का फर्क लगता है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ऐसा क्या? हाँ, ये सीधे सीधे तय करता है कि मशीन कितनी तेज चल सकती है और उसे किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्विंग आउट हेड में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सैंपल ट्यूब शुरुआत में सीधी खड़ी रहती हैं। ओके। लेकिन जैसे ही रोटर घूमना शुरू करता है, वे बाहर की तरफ स्विंग होती हैं, यानी झूल जाती हैं। मतलब घूमते समय वे पूरी तरह सपाट जमीन के समानांतर हो जाती हैं। बिल्कुल, पूरी तरह से 90 डिग्री पर आकर सपाट हो जाती हैं। इसका फायदा ये है कि जो भारी कण है वो सीधे ट्यूब की तली में जाकर एक सपाट और ठोस परत बना लेते हैं। जिससे अलग करना आसान होता होगा। बहुत आसान। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है, हवा के साथ घर्षण। जब ये ट्यूब पूरी तरह फैलकर घूमती हैं तो वे बहुत ज्यादा हवा काटती हैं, जिससे जबरदस्त घर्षण और गर्मी पैदा होती है। और गर्मी तो नाजुक बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इसी वजह से दस्तावेज के मुताबिक स्विंग आउट हेड वाले सेंट्रीफ्यूज आमतौर पर 5000 आरपीएम यानी रिवोल्यूशन प्रति मिनट से ज्यादा की रफ्तार पर नहीं चलाए जाते। ठीक है, तो ये हुआ स्विंग आउट। और एंगल हेड इससे कैसे अलग है? एंगल हेड में ट्यूब कभी भी सीधी नहीं होती। वे हमेशा एक तय कोण पर, आमतौर पर 25 से 40 डिग्री के बीच झुकी रहती हैं। घूमते समय भी वे उसी कोण पर रहती हैं। उनका डिजाइन ज्यादा एरोडायनामिक होता है, मतलब हवा का घर्षण बहुत कम हो जाता है। बहुत ही कम। और इसी वजह से ये मशीनें अविश्वसनीय रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। स्रोत में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का भी जिक्र है, जो इसी सिद्धांत पर काम करते हुए 100,000 आरपीएम जैसी गति तक पहुंच सकते हैं। 1,00,000 आरपीएम, ये तो सोचना भी मुश्किल है। इसका मतलब गति के लिए मशीन का कोण ही सब कुछ है। और यहीं से दस्तावेज एक और दिलचस्प बात सामने लाता है। आरपीएम और आरसीएफ, ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि मशीन कितनी तेजी से घूम रही है ना। यह एक बहुत ही आम गलतफहमी है और वैज्ञानिकों के लिए समझने वाली सबसे जरूरी बातों में से एक है। आरपीएम यानी रेवोल्यूशंस प्रति मिनट सिर्फ रोटर के घूमने की गति बताता है, मोटर की स्पीड। हाँ, मोटर की स्पीड। लेकिन सैंपल पर असल में कितना बल लग रहा है, उसे मापने की इकाई है आरसीएफ यानी रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आरसीएफ को जी फोर्स के रूप में मापा जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना। दस्तावेज में एक लाइन है, 1500 आरपीएम और 1500 आरसीएफ, दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग सेंट्रीफ्यूज हैं, दोनों 1500 आरपीएम पर चल रहे हैं, लेकिन एक का रोटर छोटा है और दूसरे का बहुत बड़ा। बड़े रोटर में सैंपल ट्यूब का बाहरी सिरा केंद्र से ज्यादा दूर होगा। इसका मतलब है कि उसे एक चक्कर पूरा करने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और उस पर लगने वाला खिंचाव या बल भी ज्यादा होगा। अच्छा, ठीक वैसे ही
जैसे एक बड़े झूले के बाहरी किनारे पर बैठने पर आपको ज्यादा तेज महसूस होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो भले ही दोनों के घूमने की गति यानी आरपीएम एक जैसी हो, बड़े रोटर का बल यानी आरसीएफ ज्यादा होगा क्योंकि उसकी त्रिज्या ज्यादा है। तो आरसीएफ में रेडियस भी मायने रखता है? बिल्कुल। आरसीएफ की गणना में गति और रोटर की त्रिज्या दोनों का इस्तेमाल होता है। और दिलचस्प बात यह है कि फॉर्मूले में आरपीएम का वर्ग यानी स्क्वायर होता है। ओहो। इसका मतलब है कि अगर आप गति को दुगना करते हैं तो सैंपल पर लगने वाला बल दुगना नहीं बल्कि 4 गुना हो जाता है। 4 गुना? इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा स्पीड भी नतीजों पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। जी, यही कारण है कि सभी वैज्ञानिक तरीकों में हमेशा आरसीएफ का जिक्र होता है, ताकि दुनिया की किसी भी लैब में किसी भी मशीन पर नतीजे एक जैसे मिलें। रुकिए, यहीं पर दस्तावेज में एक और बात लिखी है जो मुझे थोड़ी उल्टी लगी। उसमें कहा गया है कि एक ही ट्यूब के लिए फिक्स्ड एंगल रोटर में लगने वाला आरसीएफ स्विंग आउट रोटर की तुलना में कम होता है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। आपने तो अभी कहा कि एंगल हेड रोटर ज्यादा तेज घूम सकते हैं, तो उन पे बल भी ज्यादा लगना चाहिए ना? बिल्कुल, सवाल तो सही है। यहीं पर विज्ञान का कमाल है। याद कीजिए, हमने कहा था कि बल सिर्फ घूमने की गति पर नहीं बल्कि त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, यानी कण को केंद्र से कितनी दूर धकेला जा रहा है। ठीक है। स्विंग आउट रोटर में ट्यूब घूमते हुए पूरी तरह सपाट हो जाती है, तो उसकी जो प्रभावी त्रिज्या है वो रोप के केंद्र से ट्यूब के बिल्कुल निचले सिरे तक होती है, जो कि सबसे ज्यादा दूरी है। हाँ, और एंगल हेड में ट्यूब झुकी रहती है। अच्छा। और उस झुकाव की वजह से कण जिस रास्ते पर जाते हैं उसकी क्षैतिज दूरी थोड़ी कम हो जाती है, प्रभावी त्रिज्या घट जाती है। और जैसा हमने अभी चर्चा की, अगर त्रिज्या कम होगी तो समान आरपीएम पर आरसीएफ भी कम होगा। वाह, तो ये गति और ज्यामिति के बीच एक समझौता है। एंगल हेड ज्यादा तेज घूम सकता है, लेकिन हर एक चक्कर में वो उतना शक्तिशाली बल नहीं लगाता जितना स्विंग आउट रोटर लगाता है। एकदम सही। ये समझना कि ज्यामिति बल को कैसे प्रभावित करती है सच में कमाल है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस ज्यामिति को बनाने वाले हिस्से कौन से हैं। मतलब चलिए अब मशीन के अंदर झांकते हैं। जरूर। स्रोत के अनुसार इसके कुछ मुख्य घटक हैं। सबसे पहले तो जाहिर है रोटर या हेड, जिसमें सैंपल ट्यूब रखी जाती हैं। फिर है मोटर, जो इस रोटर को घुमाने की ताकत देती है। इन सबको एक मजबूत चैम्बर के अंदर बंद किया जाता है, जो सुरक्षा के लिए होता है। बाहर की तरफ आपको नियंत्रण के लिए स्विच मिलेंगे, पावर, स्पीड कंट्रोल और टाइमर। और एक टैकोमीटर होता है जो बताता है कि मशीन असल में कितने आरपीएम पर घूम रही है। दस्तावेज में एक खास पुर्जे ग्रेफाइट ब्रश का जिक्र है। ये जरूरी लगते हैं, लेकिन ये भी लिखा है कि ये घिल जाते हैं। इनकी क्या कहानी है? ये ब्रश पुरानी या ज्यादातर बेसिक सेंट्रीफ्यूज मोटरों की एक खास पहचान है। ये कम्यूटेटर टाइप मोटर को बिजली पहुंचाने का काम करते हैं। आप इन्हें ऐसे समझ सकती हैं कि ये 2 छोटे ग्रेफाइट के ब्लॉक होते हैं जो मोटर के एक घूमते हुए हिस्से पर दबे रहते हैं ताकि करंट पास हो सके। और क्योंकि ये लगातार एक घूमती हुई चीज से रगड़ खाते हैं, जी, तो ये घिसते भी होंगे। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे पेंसिल की नोक कागज पर लिखने से घिसती है। यही वजह है कि पुरानी मशीनों में एक खास तरह की ओजोन जैसी गंध आती थी और उन्हें ज्यादा रख-रखाव की जरूरत पड़ती थी। अच्छा। अगर ये ब्रश पूरी तरह से घिस जाए तो मोटर तक करंट पहुंचना बंद हो जाएगा और मशीन काम करना बंद कर देगी। दस्तावेज में जिस क्लासिक डिजाइन की बात हो रही है उसमें ये ब्रश बहुत जरूरी हैं और इन्हें समय समय पर बदलना पड़ता है। आजकल की नई मशीनों में भी ऐसा होता है? आजकल की कई नई और महंगी मशीनों में ब्रशलेस मोटर होती हैं जो ज्यादा शांत और टिकाऊ होती हैं। समझ गया। तो हमने भौतिकी और मशीन के पुर्जों को समझ लिया। अब ये सब एक असली प्रयोगशाला में कैसे काम आता है? स्रोत में इसके कई उपयोग बताए गए हैं। इसके उपयोग अनगिनत हैं। सबसे आम उपयोग है खून की जांच। जब आप ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल देते हैं तो उस खून को सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता है ताकि भारी लाल रक्त कोशिकाएं नीचे बैठ जाएं और ऊपर हल्का पीला तरल, सीरम या प्लाज्मा, हाँ, जिसे सीरम या प्लाज्मा कहते हैं, वो अलग हो जाए। ज्यादातर जांचें उसी सीरम पर की जाती हैं। और यूरिन टेस्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। जी हाँ, यूरिन का विश्लेषण करने के लिए उसमें मौजूद कोशिकाओं या क्रिस्टल की तलछट को इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा
इम्यूनोएसेज जैसी जटिल प्रक्रियाओं में जहां एंटीबॉडी और एंटीजन को अलग करना होता है, वहां भी ये बहुत जरूरी है। ये सचमुच आधुनिक बायोलॉजी और मेडिसिन की रीढ़ की हड्डी है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सुरक्षा और रखरखाव। दस्तावेज को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे आप बस चालू करके भूल जाएं। इसकी देखभाल का खंड काफी लंबा चौड़ा है। और अच्छे कारण से। ये एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है और अगर इसे ठीक से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इसमें एक बात पर बहुत जोर दिया गया है, लोड को संतुलित करना। ये तो समझ आता है कि आमने सामने की ट्यूबों में बराबर वजन होना चाहिए, लेकिन दस्तावेज कहता है लोड को न केवल बराबर द्रव्यमान से बल्कि गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से भी संतुलित किया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ तराजू पर वजन बराबर तौल लेना काफी नहीं है। आमने सामने रखी जाने वाली ट्यूब एक जैसी होनी चाहिए, उनमें तरल की मात्रा बराबर होनी चाहिए और उनका घनत्व भी लगभग समान होना चाहिए। अगर एक ट्यूब में पानी है और दूसरी में उतनी ही मात्रा में पारा, तो उनका संतुलन बिगड़ जाएगा। मुझे याद है कॉलेज के लैब में एक बार किसी ने इसे ठीक से संतुलित नहीं किया था। पूरी मशीन ऐसे हिलने और खड़खड़ाने लगी जिससे भी बेंच से कूद कर भाग जाएगी। हमें लगा कि कोई धमाका होने वाला है। ये एक बहुत आम कहानी है और ये दिखाती है कि ये कोई मजाक नहीं है। तेज रफ्तार पर थोड़ा सा भी असंतुलन भयानक कंपन पैदा करता है। ये कंपन रोटर पर इतना दबाव डाल सकता है कि वो टूटकर बिखर जाए। टूटकर बिखर जाए? हाँ, और हजारों आरपीएम पर घूमता हुआ धातु का टुकड़ा एक गोली की तरह होता है। ये तो बहुत ही डरावना है। दस्तावेज में एक और चेतावनी है कि इसे फोटोमीटर जैसे संवेदनशील उपकरणों के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये विद्युत शोर पैदा करता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे जब आप घर में मिक्सर चलाते हैं तो कभी-कभी पास रखे रेडियो में खरखराहट होने लगती है। हाँ, होता है। सेंट्रीफ्यूज की मोटर एक बहुत शक्तिशाली मोटर है। ये जो बिजली का शोर पैदा करती है, वो पास रखे दूसरे नाजुक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रीडिंग को बिगाड़ सकता है, जिससे आपके सारे नतीजे गलत हो सकते हैं। और आखिर वे ढक्कन को तब तक न खोलने का सख्त निर्देश जब तक कि रोटर पूरी तरह से रुक न जाए। ये शायद सबसे जरूरी सुरक्षा नियम है। एक रोटर जो हजारों आरपीएम पर घूम रहा है, उसमें भारी मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। अगर ढक्कन खुला हो और कोई दुर्घटना हो जाए, जैसे ट्यूब का टूटना, तो कांच के टुकड़े या जैविक सैंपल गोली की रफ्तार से बाहर निकल सकते हैं। तो ढक्कन एक सुरक्षा कवच का काम करता है। बिल्कुल। इसीलिए आजकल के सभी अच्छे सेंट्रीफ्यूज में एक सेफ्टी लॉक होता है जो रोटर के पूरी तरह रुकने तक ढक्कन को खुलने ही नहीं देता। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ तो ये मशीन बाहर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी ही जटिल और शक्तिशाली है। चलिए, अगर हमें किसी को 3 सबसे जरूरी बातें बतानी हो तो वे क्या होंगी? मेरे हिसाब से 3 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, कि लैब में असली चीज गति यानी आरपीएम नहीं, बल्कि बल यानी आरसीएफ है, और ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। दूसरी, रोटर का डिजाइन, चाहे वो एंगल हेड हो या स्विंग आउट, उसकी गति, क्षमता और उपयोग को सीधे तौर पर तय करता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, सुरक्षा सर्वोपरि है। लोड को सही ढंग से संतुलित करना। हाँ, लोड को संतुलित करना और मशीन का सही रखरखाव न केवल सटीक नतीजों के लिए बल्कि लैब में मौजूद हर किसी की सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। बहुत बढ़िया सारांश। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक इतना सरल सिद्धांत, चीजों को घुमाने पर लगने वाला बल, इंजीनियरिंग के जरिए एक ऐसे उपकरण में बदल गया है जिसके बिना आज की मेडिकल साइंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल, ये भौतिकी के सिद्धांतों का एक बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली अनुप्रयोग है जो हर रोज अनगिनत जाने बचाने में मदद करता है। और मैं इसे एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगा। दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि सही सेंट्रीफ्यूज का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितने आरसीएफ की जरूरत है, आपका सैंपल कितना बड़ा है और क्या उसे ठंडा रखने की जरूरत है। ये हमें अनगिनत वैज्ञानिक सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिनका जवाब ढूंढा जा रहा है। कहीं एक लैब को नाजुक कोशिकाओं को धीरे से अलग करना है, तो कहीं दूसरे लैब को छोटे छोटे अणुओं को अलग करने के लिए जबरदस्त बल की जरूरत है। अपने आप में ये मशीन उस वैज्ञानिक रहस्य का प्रतिबिंब बन जाती है जिसे वो सुलझाने में मदद कर रही है।